नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। और आज हम वीडियो में लेके आए हैं इंडियन ज्योग्राफी का जो जलवायु वाला टॉपिक हम कर रहे हैं वो हमने जलवायु वाले टॉपिक में पहले कर लिया था ITCZ। और आज हम देखने वाले अल नीना और ला नीना क्या होता है। ITCZ के बारे में हमने चर्चा कर ली थी कि ये क्या होता है। तो आप जिसने भी नहीं देखा है वीडियो तो जाकर देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने इंडियन ज्योग्राफी की, और बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ। RS के अंदर या फिर राइस इंडिया का कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी पूछी जाने वाली है तो वहां पर आप बिल्कुल ये वीडियो देख सकते हैं। आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। इजी लैंग्वेज में आपको मैंने यहाँ पे समझाया है। ठीक है, तो आज शुरू करें हम अल नीना और ला नीना। ठीक, तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखना, आपको समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, है ना। और कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, अल-नीना और ला नीना ये दो अलग अलग जो है परिकल्पना है। अल-नीना क्या होता है और ला नीना क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम पहले बात करते हैं अल-नीना की, फिर बात करेंगे ला नीना की। ये देखो, ऊपर वाला जो पार्ट है ये है आपकी अल-नीना। ये जो अल-नीना है ना, ये उसका डायग्राम है। और ये नीचे वाला है ला नीना का। थोड़ा सा अंतर है दोनों के अंदर। तो हम देखते हैं पहले अल-नीना क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा अंतर क्या है। तो चलिए, देखो, अल-नीना जो होता है इसको बोलते हैं यीशु का शिशु, क्राइस्ट शिशु, है ना। यीशु का शिशु कहते हैं इसको। पहली बात तो ये चीज ध्यान रखना, ये जो मैं आपको उपनाम बता रहा हूँ। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? यीशु का शिशु। इसका अर्थ क्या होता है? बालक। ये क्या होती है? गर्म जल धारा है। गर्म जल धारा कहाँ पर है? ये है पेरू तट के निकट, वो अभी हम आपको बताता हूँ। तो ये गर्म जल धारा है तो समुद्र का पानी गर्म हो जाता है। इस गर्म होने के कारण इसको बोलते हैं महासागरीय बुखार। बुखार में आदमी की बॉडी जब गर्म हो जाती है, इस तरह से वहां का जो पानी है पर्टिकुलर क्षेत्र का वो गर्म हो जाता है। तो इसे बोलते हैं महासागरीय बुखार। ठीक है, तो देखो क्या है कि इस परिकल्पना के अनुसार भारतीय मानसून को दक्षिणी प्रशांत महासागर, ये आपके प्रशांत महासागर है। आपने जब ग्लोब देखा होगा, ग्लोब देखा है आपने? ग्लोब पे जो वर्ल्ड का नक्शा है उसमें आपने देखा होगा कि इस तरफ तो ऑस्ट्रेलिया दिखता है और इस तरफ इंडिया दिखता है। लेकिन जब वो गोल होता है राउंड में होता है तो ये देखो, ये जो बीच में ना प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर का ये पश्चिम वाला तट हो गया और ये पूर्वी वाला तट हो गया। ये पूरा प्रशांत महासागर ये इधर है ना, ऊपर जापान वगैरह आ जाते हैं, ये आपके इस तरफ इंडिया आ जाता है। ये आपके चाइना वाला और दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला पार्ट आ गया समझ में? ये उत्तरी अमेरिका आ गया। ठीक है, अलास्का वाला क्षेत्र आ गया। जो भी है, मतलब आपको मैं समझा रहा हूँ कि प्रशांत महासागर ये है कि ऑस्ट्रेलिया और आपके जो दक्षिण अमेरिका के बीच में जो स्थिति है ना, यह है आपके अ, इससे अल नीना से संबंधित। तो ऑस्ट्रेलिया वाला जो भाग है उसे कहते हैं पश्चिमी प्रशांत महासागर वाला तट। और ये दक्षिण अमेरिका वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं अपन पूर्वी प्रशांत महासागर के तट। अब यहाँ पे क्या है कि प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में पेरू तट के निकट, अब देखो पेरू कौन सी जगह है? पेरू है आपके दक्षिण अमेरिका में, इस जगह पर। कहाँ पर है? इस जगह पर क्या है? पेरू। पेरू एक कंट्री है। तो पेरू तट के निकट पर स्थित महासागरीय जल का तापमान प्रभावित करता है। तापमान प्रभावित करता है मतलब क्या होता है कि जब पेरू तट के पास महासागरीय जब पेरू तट है, यहाँ पर जो है इस तट के पास, है ना, जो तापमान है ना सामान्य से अधिक हो जाता है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से अधिक तापमान हो जाता है, मतलब तापमान में वृद्धि हो जाती है। और तापमान में वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी गर्म जलधारा बहने लगती है। यहाँ पे है गर्म जलधारा आ जाती है, पानी जो है समुद्र में गर्म जलधारा आ जाती है। तो इस पर्टिकुलर क्षेत्र का जो पानी है आपके गर्म हो जाता है। पानी गर्म हो जाता है तो गर्म हो जाता है तो तापमान अधिक हो जाता है। तो इसी जो है घटना को क्या कहते हैं? अल नीना कहते हैं। क्या कहते हैं? अल नीना घटना कहते हैं। अब इससे भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसके भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो क्या होता है कि गर्म जलधारा यहाँ पे आ जाती है ना। तो तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। ऑब्वियसली बात है, जब गर्म पानी हम डालेंगे कहीं पे तो ऑब्वियसली वहाँ का जो टेम्परेचर है इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा तो इसे कह देंगे हम अल नीना। क्या कह देंगे? अल नीना। वहीं दूसरी तरफ क्या है कि यहाँ पर जब ठंडी जलधारा प्रभावित होती है, गर्म होती है तो अल नीना, और जब ठंडी जलधारा प्रभावित होती है तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है।
है ना, कम हो जाता है। तो इसी पेरू तट के निकट ही ध्यान रखना, पेरू तट के निकट की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। और कम जो टेम्परेचर हो जाता है तो इसको कहते हैं अपन ला नीना। क्या कहते हैं? ला नीना। क्या कहते हैं इसको? ला नीना। तो ये बेसिक सा अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करेंगे, तो डिस्क्राइब करते हैं इसको। और भारतीय मानसून पर ये दोनों किस तरह से प्रभावी है, नकारात्मक सकारात्मक दोनों प्रभाव देखने को मिलते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय जो मानसून के लिए जो लाभदायक है, कौन सी स्थिति है भारतीय मानसून की जो लाभदायक है, वो कौन सी स्थिति है? वो है आपके ला नीना। ला नीना का जब भी जहाँ पे ये परिस्थितियां बनेगी, तो परिस्थितियां बनने के बाद भारतीय मानसून बहुत ही ज्यादा प्रभावी रहता है, बहुत ही ज्यादा तीव्र रहता है, और बहुत ही ज्यादा ज्यादा वर्षा अपने इंडिया के अंदर होती है। वो किस तरह से होती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो, इसको मिटा देते हैं, है ना। अब देखो नए सिरे से, अभी आपको बेसिक चीज समझ में आ गई होगी। बेसिक चीज समझने के बाद तो सब कुछ ही नहीं है। अब आपको बस जो है आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि क्या होता है कि क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। इसको कहते हैं ईशु का शिशु। क्या कहते हैं? ईशु का शिशु, जिसका स्पेनिश भाषा में ईशु, स्पेनिश भाषा में जो अर्थ होता है वो, आप हिंदी भाषा में बात करें तो उसका अर्थ होता है बालक। और स्पेनिश भाषा में ईशु का शिशु मतलब आपके अल नीनो। ये स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में क्या अर्थ होता है? बालक, यीशु का शिशु। ठीक है। यह अल नीनो दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में, मतलब यहाँ पे जो दक्षिणी प्रशांत महासागर है इसके पूर्वी भाग में हर 2 से 5 साल में बनता है। मतलब हर साल नहीं होता, हर 2 से 5 साल के अंदर यहाँ पे जो है गर्म जलधारा आती है। गर्म जलधारा आती है। और इसका निर्माण क्या होता है, लगभग क्रिसमस आता है ना आपके 25 दिसंबर। यीशु का शिशु क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी 25 दिसंबर आता है ना, ईसा मसीह जो क्रिसमस डे होता है, तो वहां पर इसका निर्माण होता है, इसलिए इसे यीशु का शिशु कहा जाता है। ठीक है। यीशु का शिशु इसलिए ही वहां पे कहा जाता है। 2 से 5 साल में, हर 5 साल में जो है आपके यहाँ पे गर्म जलधारा आती है, और इसे यीशु का शिशु कहा जाता है। समझ में आ गया यीशु का शिशु क्यों कहलाता है? क्योंकि ये जो है आपके क्रिसमस के आसपास आता है ना। और गर्म हो जाता है इसलिए महासागरीय बुखार कहते हैं, मैंने आपको बताया। अब देखो, अल नीना के कारण दक्षिणी प्रशांत महासागर व हिंद महासागर की दाब परिस्थितियों में परिवर्तन होता है। कैसे? अल नीना के कारण, अल नीना के कारण क्या होता है आपके? दक्षिणी प्रशांत महासागर, तो ये आपके हो गया प्रशांत महासागर, ये हो गया पश्चिमी प्रशांत महासागर, ये हो गया पूर्वी प्रशांत महासागर, और इसके नीचे हो गया दक्षिणी प्रशांत महासागर। ऊपर वाला उत्तर का हो गया, छोड़ो। तो यहाँ की जो दाब परिस्थितियां हैं, यहाँ पर परिवर्तन होता है। और आपके हिंद महासागर, हिंद महासागर कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ वाला जो पार्ट है पूरा हिंद महासागर है। तो यहाँ पर क्या है कि परिवर्तन आता है। किस तरह से परिवर्तन आता है कि अल नीना के कारण जो भारत की ओर मानसून जो ज्यादा है वो कम हो जाता है, उसकी जो तीव्रता है वो कम हो जाती है। कैसे हो जाती है कम? देखो, अल नीना के पास जो पेरू तट के यहाँ पर आपके, पेरू तट के यहाँ पर क्या है, गर्म, ये गर्म जलधारा आती है, ये गर्म जलधारा आती है। अब गर्म जलधारा आती है तो ये पर्टिकुलर क्षेत्र में जो है तापमान क्या हो जाता है? उच्च हो जाता है। उच्च हो जाता है। उच्च हो जाता है मतलब यहाँ पे तापमान बढ़ जाता है, सामान्य से अधिक हो जाता है। तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है तो हवाएं हो जाती है गर्म। अब हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठने लगती हैं, संवहन क्रिया करती है। ठीक है। ऊपर की ओर जब हवाएं उठ जाएगी तो ये बन जाएगा क्षेत्र आपके लो प्रेशर का। ठीक है। लो प्रेशर में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा। अब निम्न दाब का जो पूर्वी भाग जो है आपके बन जाएगा, है ना। निम्न दाब का जो है पूर्वी दाब आपके यहाँ पे बन जाएगा। पूर्वी तट जो है आपके पेरू का, ये निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा। अब हवाओं की प्रकृति क्या होती है कि हाई प्रेशर से आपके लो प्रेशर की ओर चलती है। बताया था ना मैंने आपको, ये हवाएं हैं तो ये हाई प्रेशर से आपके लो प्रेशर की ओर चलती है। तो आपके यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र है, तो इस जगह ना पूर्वी तट, यहाँ पे तो कोई गर्म जल धारा नहीं है ना, तो यहाँ पर आपके क्या है? हाई प्रेशर। क्या है आपके? हाई प्रेशर। इस वाले जो पर्टिकुलर क्षेत्र में है यहाँ पे आपके हाई प्रेशर। तो हवाएं कैसे चलेगी? निम्न दाब की ओर। ये देखो, निम्न दाब की ओर हवाएं चलने स्टार्ट हो जाती है ना। यहाँ पर आ जाती है निम्न दाब की ओर, यहाँ पे होती है फिर बारिश। क्या होती है? यहाँ पे होती है वर्षा। ठीक है। यहाँ पे होती है वर्षा इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, और यहाँ पे नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ बन रहा है आपके हाई प्रेशर। ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पे जो आपके जो व्यापारिक पवने हैं ना, ये ऑस्ट्रेलिया के पास वाली जो व्यापारिक पवने, सामान्य स्थितियों में क्या होता है कि यहाँ पर
प्रेशर का वो नहीं रहता है ना। तो आपके क्या होता है, इंडिया के अंदर निम्न प्रेशर बनता है, आपको पता है निम्न जो दाब है लो प्रेशर बनता है। कहाँ बनता है इंडिया में, क्योंकि कर्क रेखा पर जो सूर्य चमकता है गर्मियों में, तो वहां पर जो है आपके लो प्रेशर बन जाता है, क्योंकि वहाँ का जो अ, देखो आप, मैं बताऊँ इसमें आपको, हाँ यहाँ समझ में आ जाएगा। देखो ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यह क्या है ऑस्ट्रेलिया, ये भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरती है। आप ये सॉरी ऊपर हो गया थोड़ा, थोड़ा और क्लियर कर देते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। देखो जिसको समझ में आ गया वो अच्छी बात है, नहीं आया तो अभी और बता देते हैं। ये क्या गुजर रही है आपके भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा जो गुजर रही है आपके, है ना, तो यहाँ पर देखो आप कि ये ऑस्ट्रेलिया, सूर्य कहाँ पे चमक रहा है, कर्क रेखा पर, ठीक है, ये कर्क रेखा हो गई। तो कर्क रेखा पर चमक रहा है आपके सूर्य, तो सूर्य कर्क रेखा पर चमक रहा है, तो भारत में और या कर्क रेखा के जो समंदर देश जो है यहाँ पे क्या बनेगा, लो प्रेशर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तापमान ज्यादा होगा सूर्य की वजह से। तो यहाँ की जो पवनें है ना, ऑस्ट्रेलिया की व्यापारिक पवनें, तो ये आपके जाती है आपके भूमध्य रेखा को पार करके इधर घूम जाती है। भूमध्य रेखा को पार करके ये इधर घूम जाती है, ठीक है। एक मिनट। तो देखो कि भूमध्य रेखा को जब ये पवने हैं यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से आती है, तो भूमध्य रेखा को जो है पार करके इस तरफ घूम जाती है, दक्षिण पश्चिम की तरफ, है ना। तो इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं भारत में आने वाले को, क्योंकि आती ऑस्ट्रेलिया से हवा है ना, ऑस्ट्रेलिया के पास से आती है, मतलब मैं आपको जो बता रहा हूँ। और ये भूमध्य रेखा को पार करके इधर घूम जाती है ना, ये होती है पवनों की दिशा की भूमध्य रेखा को पार करके, वो है जो आपके दाईं ओर मुड़ जाती है पवनें, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर देखो कि यहाँ पे निम्न लो प्रेशर बना हुआ है, यहाँ बना हुआ हाई प्रेशर, तो पवने क्या है हाई प्रेशर से, ये मैं सामान्य स्थितियों की बात कर रहा हूँ, जब नॉर्मल, जब लालीना अल्नीना कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है कि उच्च दाब बना हुआ है, उच्च दाब से पवने लो प्रेशर मतलब इधर जा रही इंडिया की ओर, ठीक है। तो ये होती है एक स्थिति जब भारत में मानसून अच्छा होता है। भारत में मानसून अच्छा होता है, नॉर्मल होता है, जो सामान्य होता है। अब देखो, अब बना यहाँ पर लो प्रेशर, क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे चली गर्म जलधारा, यहाँ बना लो प्रेशर। अब जो पवने हैं ना, पवने हैं जो इस तरफ तो जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ तो सूर्य चमकेगा, लेकिन परंतु यहाँ पर लो प्रेशर बनने के कारण पवने इस तरफ भी मुड़ जाती है, तो पवने जो है बट जाती है, क्या हो जाती है, पवने बट जाती है। तो जिस तीव्रता से मानसून जाना चाहिए था इस तरफ, तो वो नहीं जा पाता, और ये यहाँ पे जो है हवाएं पहुंच जाती है। अब देखो समुद्र है, तो समुद्र है आर्द्रता लेके रखती है, पवने तो आर्द्रता होती है, तो यहाँ पे बारिश हो जाती है। तो इस तरह से जो है आपके अल नीनो होता है। लानीना की क्या स्थिति है, लानीना की भी वही स्थिति है जैसे अल्नीना की थी। लानीना क्या है आपके, लानीना क्या है आपके कि यहाँ पर जो है ठंडी गर्म जलधारा आ जाती है, ठंडी गर्म गर्म जलधारा आ जाती है, तो यहाँ पर हो जाता है हाई प्रेशर। क्या हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है, और यहाँ पर इसकी तुलना में कम रहता है। तो अब ये जो पवने है ना, यहाँ की जो पवने अब इस तरफ तो जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हाई प्रेशर है, तो ये पवने जाती है इंडिया की तरफ। तो इतनी तीव्रता से ये पवने इंडिया की तरफ जाती है कि यहाँ पर जब ला नीना वाला फैक्टर होता है ना, ला नीना वाला फैक्टर में, तो इंडिया में होती है मानसून होता है तीव्र, मानसून होता है, मानसून होता है तीव्र, ठीक है। तो ये है अल नीना और ला नीना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अल नीना ज्यादा फायदेमंद है कि ला नीना ज्यादा फायदेमंद है। इससे अच्छा आपको कहीं पे समझ जा नहीं पाएगा कोई भी, ठीक है। तो एक ही वीडियो में मैंने इतना सारा चीजें समझा दी। अगर आपको लिखना है तो आप इस वीडियो को समझो, पहले वीडियो को समझना ज्यादा जरूरी है, अपन को जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, एक तो है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलती है हमेशा। पेरू तट के निकट जब गर्म होता है तो वहां पे बन जाता है लो प्रेशर, है ना, और ठंडा होता है तो वहां बन जाता है हाई प्रेशर, ठीक है। पवनों की होती है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलती हैं इंडिया में। अब पेरू तट की तरफ यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है, तो वहां पे इंडिया की ओर पवनें जो है पवनों की तीव्रता कम हो जाती है। और आपके जब लानीना वाला फैक्टर होता है, तो यहाँ पे जो है पवने
जो है इधर जाती नहीं है, तो इंडिया की जो पवने हैं वो तेज गति से पवने तीव्र जाती है भारत की तरफ, भारत की ओर। आ गया समझ में? ठीक है, ये है आपके अल नीनो और ला नीनो। अब देखो इससे क्या प्रभाव पड़ता है, अल नीना से क्या प्रभाव पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको मिटाते हैं। अल नीना नाना से अल नीना से क्या प्रभाव पड़ता है, क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, तो आपके उसमें पूछा जा सकता है, ये स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है, निम्न से असत्य छांटी ऐसे पूछा जा सकता है। तो इसके जो प्रभाव है, प्रभाव मैं बताता हूँ आपको कि देखो, विश्वत रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति आ जाती है। सिंपल सी बात है, जो नॉर्मल जो स्थितियां बनती है उसके विपरीत हो जाता है, ठीक है ना, विपरीत परिस्थितियां बनती है, ऐसे लिख दो, सामान्य से विपरीत, है ना, विपरीत परिस्थिति बनती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि महासागरीय जल में वाष्पीकरण की अनियमितता आ जाती है। वाष्पीकरण की अनियमितता आएगी क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर अचानक हुआ है, तो पानी का जो है आपके संवहन वाष्प भी ज्यादा होगी, तो अनियमितता आ जाती है किसमें, वाष्पीकरण में, वाष्पीकरण में अनियमितता। अब वाष्पीकरण क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जो पवनें होती है गर्म होकर ऊपर उठती है, तो समुद्र वाले क्षेत्र में क्या होती है, पवनें अपने साथ साथ जो है समुद्री जल वाष्प के रूप में ऊपर उठा लेती है। तो है ना, ऊपर उठा लेते हैं और फिर ऊपर जाके बहुत बहुत सारी जो पवनें आपस में आ जाती हैं, तो वाष्प आपस में इकट्ठे होने लग जाते हैं, और इकट्ठे होने के कारण जब भारी हो जाते हैं वो, जब एक से एक जुड़ेगा तो बहुत ज्यादा जो सघन वो हो जाएगा, घनत्व ज्यादा हो जाएगा उनका, भारी हो जाएंगे तो वो नीचे आके बूंदों के रूप में नीचे गिरते हैं, तो ऐसे बारिश होती है। ठीक है, तो वाष्पीकरण वही है कि जो वाष्प के रूप में जल का ऊपर उठना वाष्पीकरण कहलाता है। तीसरी चीज क्या है कि मानसून प्रभावित क्षेत्रों में कम वर्षा प्राप्त होती है। अभी मैंने बताया जैसे इंडिया, मानसून जहां पे भी जाता है ना, मानसून प्रभावित क्षेत्र में, मानसून प्रभावित क्षेत्र में कम वर्षा होती है, मानसून प्रभावित क्षेत्र में कम वर्षा होती है। ठीक है, अब अब वर्षा कम होगी वहां पर, देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट, देखो यहाँ से सारी चीजें क्लियर हो जाती है आपकी। बारिश कम होगी, बारिश कम होगी तो वहां पे उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो आर्थिक स्थिति जो है आपके, आर्थिक विकास जो है आपके बोलते हैं जिसको, कम होगा, खाद्यान्न कम होगा, खाद्यान्न जो है आपके कम होगा, खाद्यान्न कम होगा तो वहां पे आएगी आपकी गरीबी, है ना, गरीबी आएगी, कुपोषण, कुपोषण होगा, है ना, कुपोषण बढ़ेगा, गरीबी बढ़ेगी आपके, ठीक है, कुपोषण होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि जो खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं उनको रोजगार नहीं मिलेगा कि वहां पे बारिश ही नहीं हुई तो इस बार बोई क्या। ठीक है, अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से जो है मानसून से ये सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज क्या है कि दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में जो है ना गर्म जलधारा आ जाती है, दक्षिणी प्रशांत महासागर के भाग में यहाँ पर जो है आपके गर्म जलधारा आ जाती है, तो क्या होता है कि यहाँ के जो पादप पलवक, पलवक नहीं होते क्या, पाद एक मिनट इसको लिख देते हैं, जो पादप पलवक होते हैं, पलवक ये नष्ट हो जाते हैं। पादप पलवक क्या होते हैं, पादप पलवक होते हैं आपके मछलियों का जो भोजन रहता है ना वहां पे, इनके लिए आदर्श दशा क्या होती है, मछलियों के लिए जो भोजन रहता है ना वो नष्ट हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं, क्योंकि इनके लिए जो आदर्श रहती है ना, इनकी जो आदर्श दशाएं रहती है इनको पनपने के लिए, तो वो रहती है आपके, ना तो ज्यादा ठंडा पानी होना चाहिए ना ही ज्यादा गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे जो नॉर्मल टेम्परेचर पे जो पानी रहता है वो गर्म जलधारा आने के कारण गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है तो आपके यहाँ पे जो पादप पल के वो नहीं बन पाते, तो मछलियां नष्ट होने लगती है, मत्स्य पालन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है ना, पादप पल्वक नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है मत्स्य उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये थे इसके प्रभाव, है ना, ये थे आपके इसके प्रभाव। अब हम बात करेंगे लानीना की, हमने बात कर दी, अल्नीना की बात करी, तो लानीना के भी प्रभाव देखोगे तो इसके उल्टे हो जाएंगे। उल्टे क्या प्रभाव हो जाएंगे इसके, वो भी अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको रेड पेन से लिख रहा हूँ। लानीना के प्रभाव है कि वही, जैसे हमने इसका क्या लिखा था, इसका लिखा था कि विपरीत परिस्थितियां बन जाती है विषुवत रेखा में, है ना, तो यहाँ पे क्या है कि लानीना से क्या है, सामान्य परिस्थिति बन जाती है, सामान्य
परिस्थिति बन जाती है। वाष्पीकरण जो है वो सामान्य हो जाता है, क्योंकि अब वाष्पीकरण होगा नहीं, वाष्पीकरण क्या होगा, सामान्य हो जाएगा। ठीक है। भारतीय मानसून के लिए सकारात्मक है, भारतीय मानसून सकारात्मक है, उत्पादन बढ़ जाएगा, आर्थिक विकास होगा। ठीक है, क्योंकि मानसून तेज होगा तो उत्पादन बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है। खाद्यान्न में वृद्धि हो जाएगी, है ना, गरीबी में कमी हो जाएगी, कुपोषण में कमी हो जाएगी, बेरोजगारी में कमी हो जाएगी, कि अब रोजगार मिलने लग जाएगा, है ना। अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, अति उत्पादन होगा, उत्पादन होगा तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा, निर्यात ज्यादा होगा, निर्यात ज्यादा होगा तो आपके पास विदेशी डॉलर आएंगे, विदेशी जो डॉलर आएंगे आपके पास, विदेशी डॉलर आ जाएंगे तो एक तो इंडिया की साख मजबूत होगी। साख मजबूत होने से क्या होगा आपके, साख मजबूत होने से क्या होगा कि आपके जो व्यापार घाटा है, व्यापार घाटा ये कम हो जाएगा, व्यापार घाटा कम होने से जो अर्थव्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, अतिरिक्त पैसा आएगा, अतिरिक्त पैसा आएगा, और साख सुधार होगी तो आईएमएफ भी अपन को लोन दे सकता है और अपने पास भी एक्स्ट्रा पैसा बचेगा, तो शिक्षा बढ़ेगी, स्वास्थ्य बढ़ेगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है काफी जो है इस पे डिपेंड करता है मानसून के ऊपर, तो इस तरह से अपन कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया आपके अल नीना और ला नीना। अब हम बात करेंगे मानसून पूर्व वर्षा की। भारत के अंदर जो मानसून पूर्व वर्षा है उसके बारे में हम बात करेंगे। सामान्यतः मानसून की जो डेट है भारत में क्या मानी जाती है, वो मानी जाती है आपके 15 जून के बाद, मानसून पूर्व वर्षा। ठीक है। मानसून पूर्व वर्षा की हम बात करें तो बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली विनाशकारी जो आर्द्रता युक्त पवने हैं वो कहलाते हैं आपके वज्र तूफान। क्या कहलाते हैं आपके, वज्र तूफान। एक फैक्ट लिख लो कि वज्र तूफान क्या कहलाते हैं, वज्र तूफान। वज्र तूफान क्या कहलाते हैं कि बैसाख, बैसाख होता है ना, बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली, बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली आर्द्रता युक्त पवने, आर्द्रता युक्त, ध्यान रखना आर्द्रता युक्त पवने क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपके वज्र तूफान। ठीक है। नेक्स्ट देखो, दूसरी क्या चीज है कि वज्र तूफान कहलाती है ना, इसको ही अन्य नाम से जाना जाता है, उसका नाम है काल बैसाखी। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको लिख लेना आप। ठीक है। अब असम क्षेत्र है, असम क्षेत्र में क्या होता है, असम में काल बैसाखी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, असम में जो काल बैसाखी को, इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है काल बैसाखी को, इसको कहा जाता है बारदोली छीड़ा, बारदोली छीड़ा। तो पूछा जा सकता है कि बारदोली छीड़ा क्या है, तो असम में काल बैसाखी का जो है स्थानीय नाम क्या है, बारदोली छीड़ा। इसका एक अन्य नाम भी है, उसका नाम है नार्वेस्टर, नार्वेस्टर। नार्वेस्टर आपको पता है कि नॉर्वे और इधर चलने वाली ठंडी जो है पवनों को नार्वेस्टर कहा जाता है, तो इसको नार्वेस्टर भी कहते हैं। ठीक है। अब हम है ना वर्षा की बात करेंगे कि वर्षा क्या है, तो वर्षा का वितरण भारत में कैसे कैसे वर्षा होती है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। तो देखते हैं हम नेक्स्ट वर्षा और उसकी विशेषता क्या है, मानसून आता कब है, जाता कब है। ठीक है। दक्षिणी पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून क्या होता है, उसके बारे में हम चर्चा करें। अब हम बात करते हैं भारत में जो है वर्षा का पैटर्न क्या रहता है, तो भारत में जो है अधिकतम भागों में जो बारिश होती है वो होती है आपके जून और जुलाई के महीने में। जून जुलाई में जो है आपके मानसून भारत में प्रवेश कर जाता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है। कौन से मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे ज्यादा बारिश होती है, वर्षा सर्वाधिक। ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दो शाखाओं में बांट दिया जाता है, दो शाखा कौन कौन सी है, दो शाखाएं हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून की, दो शाखाएं। एक शाखा है अरब सागरीय मानसून की, अरब सागरीय महासागर वाली, अरब सागर शाखा जिसे कहते हैं अरब सागर शाखा, और एक है
बंगाल की खाड़ी वाली, बंगाल की खाड़ी। समझेंगे अभी दोनों को, दोनों क्या है। इसके अंदर देखो अरब सागर की जो शाखाएं हैं, इसको जो है आपके तीन भागों में बांट दिया जाता है। पहला भाग है हिमाचल शाखा। कौन सा? हिमाचल शाखा। दूसरी चीज क्या है? छोटा नागपुर, छोटा नागपुर शाखा। हिमाचल शाखा और छोटा नागपुर शाखा। तीसरा क्या है? पश्चिमी घाट शाखा, पश्चिमी घाट शाखा। और बंगाल की खाड़ी की हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी शाखा है? एक तो उत्तरी मैदान शाखा, उत्तरी मैदान शाखा। और दूसरी है कौन सी? पूर्वी शाखा, पूर्वी शाखा। अब हम बात करेंगे अरब सागर के मानसून वाली शाखा की बात, इसमें हम पहले बात करने वाले हैं। अब को चित्र बना के मैं बताता हूँ। ये देखो भारत का नक्शा, और भारत के नक्शे पे हम देखेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये है आपके पूरा पश्चिम, देखो वेस्टर्न घाट लिखा हुआ है, ये है आपके पश्चिमी घाट, ठीक है। तो एक शाखा तो आपकी ये यहाँ से आती है पश्चिमी घाट पे, एक नंबर इसको दे देते हैं। दूसरा जो है आपके, दूसरा जो है आपके यहाँ से गुजरात होते हुए, कच्छ होते हुए नर्मदा विंध्याचल पर्वत श्रेणी से छोटा नागपुर, ये ये है आपके दूसरी शाखा छोटा नागपुर वाली। तीसरी की हम बात करें तो यहाँ पे गुजरात होते हुए राजस्थान अरावली पे पार करते 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 हिमाचल प्रदेश में पहुंच जाती है, तो इसे बोलते हैं हिमाचल शाखा। हो गए तीन, तीन हो गए। अब इसको नीचे से मैं अपन ने क्रम दे दिया, आप चाहे ऊपर से दे दो, है ना। और ये एक दो और तीन, ठीक है। तो ये है आपके अरब सागर की शाखा, हिमाचल, नागपुर और पश्चिमी घाट शाखा। अब हम करते हैं बात बंगाल की खाड़ी की शाखा की बात, उत्तरी मैदानी शाखा और पूर्वी शाखा। तो उत्तरी मैदानी शाखा की हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी है आपके बे ऑफ बंगाल, ये थी जहां से जो हवाएं उठती है और ये पश्चिम बंगाल होते हुए ये प्रवेश करती है और ये जाती है आपके उत्तरी पूर्वी मैदान में, ठीक है। तो ये हो गई उत्तरी पूर्वी पूर्वी मैदानी शाखा। दूसरी शाखा यहाँ से उठती है और बांग्लादेश होते हुए आपके उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में जाती है, यहाँ पे बारिश करती है। आपको पता है यहाँ पे सबसे बड़ा जो है मेघालय के अंदर मिजो है ना, क्या है, मनसीमराम या चेरापूंजी, सबसे ज्यादा बारिश जहाँ पे होती है, बरसात होती है। तो ये है आपके दूसरी शाखा। तो ये था इसका पैटर्न। अब हम बात करते हैं एक एक शाखाओं की बात। सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिमी घाट की शाखा की बारे में चर्चा। तो पश्चिमी घाट है ये आपके, ये आ गया समझ में, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसको मिटाने के बाद हम चर्चा करेंगे पश्चिमी घाट वाली शाखा की बात, ठीक है। पश्चिमी घाट वाली शाखा। तो अरब सागर की तीन शाखाएं कौन कौन सी है? हिमाचल शाखा, छोटा नागपुर शाखा और पश्चिमी घाट शाखा। हिमाचल शाखा, छोटा नागपुर शाखा और पश्चिमी घाट शाखा। उसके बाद हम बात करें बंगाल की खाड़ी की शाखा की बात, तो है उत्तरी मैदान शाखा और पूर्वी शाखा। इसमें से हम बात करेंगे अब पश्चिमी घाट शाखा। इसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये देखो आपके पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट जो है आपके, ये है आपके इस तरह से, ये समुद्र हो गया, इधर बना देता हूँ, ये समुद्र है पूरा अरब सागर। यहाँ से जो पवनें हैं यहाँ आती है, ऊपर उठती है, और ऊपर उठते 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 ठंडी हो जाती है और यहाँ पे बारिश हो जाती है। यहाँ पे क्या हो जाती है? बारिश हो जाती है, इसलिए यहाँ पे जो है बारिश के कारण मैदान बने हुए हैं। ये हो गया आपके, इस ढाल को बोलते हैं आपके पवना, इस ढाल को क्या कहते हैं? पवना भिमुखी, भीमुखी, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, पवना भिमुखी ढाल। अब यहाँ पे जो है आपके ये हो जाता है वृष्टि छाया प्रदेश, मतलब यहाँ पे बारिश और जो है आपके नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो जाती है इस तरफ, तो इस तरफ जो है बारिश नहीं हो पाती, तो ये हो जाता है वृष्टि छाया प्रदेश। क्या हो जाता है? क्या कहलाता है ये भाग? वृष्टि छाया प्रदेश। तो इस ढाल को कहा क्या कहा जाता है? पवना विमुखी, विमुखी मतलब पवन की दिशा के दूसरी ओर। ये हो गया आपके पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट हो गया। तो समुद्र से हवा आ रही है, पहाड़ के सारे सारे ऊपर जा रही है, ऊपर जाके यहाँ पे बारिश हो रही है, तो इस भाग में बरसात हो रही है, तो यहाँ पे मैदान भी है, पश्चिम के मैदान, पश्चिमी घाट मैदान, ठीक है। और इस वाले भाग में आपके बारिश नहीं होती है, तो यहाँ पे जो है आपके पठार है,
और यहाँ पे जो वर्षा की मात्रा कम होती है क्योंकि ये वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। यह है पवना विमुखी। तो पवना भिमुखी और पवना, केवल भी और वी का अंतर है, तो इसको ध्यान रखना कि पवना विमुखी ढाल कौन सा होता है और पवन विमुखी ढाल कौन सा होता है। तो देखो, इस ढाल की हम विशेषताओं की बात कर रहे थे। तो इस ढाल पे क्या होता है कि आपके पश्चिमी मानसूनी जो हवा आती है, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें पश्चिमी घाट से टकराती है, जो मैंने बताया आपको, और 900 से 1200 मीटर ऊंची उठती है। 900 से 1200 मीटर ऊंची उठती है। ऊंची उठने के बाद भारी वर्षा कराती है। ठीक है। तो पश्चिमी घाट के भिमुखी ढाल पर, पवनार भिमुखी ढाल पर जो है आपके भारी वर्षा होती है, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। और पवन विमुखी विमुखी ढाल पर कम वर्षा होती है। पश्चिमी घाट के पीछे जो है वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, और इस निर्माण के कारण कारण अरब सागर की दक्षिणी शाखा भी कहते हैं। अरब सागर की क्या कहते हैं? अरब सागर की दक्षिणी शाखा भी कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपके पश्चिमी घाट। अब हम बात करेंगे छोटा नागपुर के पठार वाली। ठीक है। छोटा नागपुर के पठार वाली शाखा की बात करेंगे, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसको मिटा देते हैं। तो पश्चिमी घाट समझ में आ गया। पश्चिमी घाट में बारिश किस तरह से होती है। पश्चिम छाया प्रदेश क्या होता है, पवन विमुखी, और पवन भिमुखी का हाल क्या होता है, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम बात करेंगे छोटा नागपुर की शाखा की। हम बात कर रहे थे छोटा नागपुर शाखा की। तो छोटा नागपुर शाखा की हम बात कर रहे थे कि छोटा नागपुर शाखा क्या है। छोटा नागपुर शाखा आपके अरब सागर की शाखा है, पहली बात तो। दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो है आपके, ये शाखा प्रवेश करती है आपके इस जगह से। ये जो नर्मदा और तापी नदी के बीच वाला जो भाग है, यहाँ से ये प्रवेश करती है और छोटा नागपुर तक जाती है। तापी और नर्मदा, ये नर्मदा नदी है दिख रही है आपको, और ये नीचे वाली है आपके तापी नदी। तो यहाँ से ये प्रवेश करती है और ये छोटा नागपुर तक जाती है। अब देखो, यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी की जो एक शाखा है, जो उत्तरी पूर्वी मैदान तक जाती है, ये यहाँ से आती है। ठीक है। ये यहाँ से आती है और ये उत्तरी पूर्वी मैदान तक जाती है। तो ये छोटा नागपुर के पठार पे ये आपस में मिल जाती हैं। तो ये शाखा यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये है आपके छोटा नागपुर के पठार की शाखा। अब हम बात करते हैं तीसरी शाखा, जिसका नाम है आपके हिमाचल शाखा। हिमाचल शाखा। हिमाचल शाखा को उत्तरी शाखा भी कहते हैं। उत्तरी शाखा। छोटा नागपुर शाखा को मध्य शाखा भी कहते हैं। और आपके जो पश्चिमी घाट वाली शाखा थी, उसको भी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं आपके दक्षिणी शाखा। ठीक है। तो अब देखो, आप हिमाचल शाखा की हम बात करें तो हिमाचल शाखा जो है गुजर यहाँ से प्रवेश करती है आपके गुजरात के काठियावाड़ वाले क्षेत्र से। यहाँ से प्रवेश करती है, और यहाँ से प्रवेश करके राजस्थान में प्रवेश करती है, यहाँ पे डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड से। फिर अरावली के समानांतर जाती रहती है, जाती रहती है दिल्ली हरियाणा, और यहाँ पे हिमाचल पहुंच जाती है। हिमाचल पहुंच जाती है। ये गुजरात के काठियावाड़ से प्रवेश करके राजस्थान होते हुए पश्चिमी राजस्थान में प्रवेश करते हुए और अरावली के समानांतर बहते हुए कहाँ चल जाती है? ये चल जाती है आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है। तो ये शाखा है, इसकी हम बात करें तो राजस्थान में अरावली पर्वत के समानांतर समानांतर चलती है। समानांतर अरावली के होने के कारण ये पश्चिमी राजस्थान में तो बारिश नहीं करवा पाती। यहाँ बारिश नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अरावली की जो लंबाई है, ये फैलाव है जो इस तरह से ही है। तो यहाँ पर जो है इन शाखा को रोकने वाला कोई अवरोधक है नहीं, क्योंकि अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत भी इसके समानांतर यूं फैला हुआ है दिल्ली तक। ठीक है। दिल्ली तक फैला हुआ है, तो समानांतर निकल जाती है। थोड़ी बहुत बारिश होती है, वो पूर्वी मैदानों में ही होती है, राजस्थान के पूर्वी भागों में। पश्चिम भाग में बारिश होती नहीं, इसलिए यहाँ पे डेजर्ट है ना, रेगिस्तान है ना। तो ये है, ये, हाँ ना, ये जो शाखा है फिर पंजाब हरियाणा में, ये शाखा बंगाली खाड़ी शाखा से मिल जाती है। इधर से जो उत्तर पूर्वी जो शाखा आती है, ये यहाँ पे ये है बंगाली खाड़ी शाखा में यहाँ पे मिल जाती है ना। ये शाखा जो है मुख्यतः, जो बारिश की हम बात करें तो हिमाचल में एक जगह है, उसका नाम है आपके धर्मशाला। कौन सी शाला? धर्मशाला। धर्मशाला यहाँ पे शाखा है, यहाँ पे जो है आपके बारिश करवाती है ये वाली शाखा। तो ये हो गई आपके अ, अरब सागरी मानसून की, अरब सागर की जो मानसून है उसकी शाखाओं के बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं तो दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखाओं के बारे में। तो बंगाल की खाड़ी की शाखाओं के हम बारे में बात करने से पहले हमको पता है कि हमारे पास जो है बंगाली खाड़ी की कौन कौन सी शाखाएं विभाजित है। तो वो है आपके पहली उत्तर मैदानी शाखा। उत्तर मैदानी शाखा कौन सी है? उत्तर मैदानी शाखा।
ठीक है, उत्तर मैदानी शाखा। उत्तर मैदानी शाखा की हम बात करें तो ये शाखा जो है आपके यहाँ से प्रवेश करती है, कहाँ से? बंगाल की खाड़ी से। अब देखो, एक सेकंड, ये है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, यहाँ से जो है ये शाखा, ठीक है, प्रवेश करती है। यहाँ पे एक तरफ ये शाखा जाती है, तो ये शाखा यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक पर्वत है म्यांमार में, उसका नाम है आपके अराकान योमा, अराकान योमा पर्वत। तो ये एक शाखा है ना बंगाल की खाड़ी की, है ना, बंगाल की खाड़ी की शाखा अराकान योमा पर्वत से टकराती है। टकराने के बाद ये जो टकरा के बाद ये जो पवने हैं आपके इस तरफ चली जाती है, भारत की ओर चली जाती है, उत्तर पूर्वी ओर चली जा सॉरी उत्तरी मैदान में चली जाती है एक शाखा। दूसरी शाखा क्या है, सीधे सीधे निकलती है और यहाँ पे उत्तर पूर्वी मैदानों में चली जाती है, उत्तर पूर्वी जो है भारत का क्षेत्र वहां पे चली जाती है। ये शाखा रागानियोमा पर्वत से टकराई, तो एक शाखा यहाँ से चले गई पश्चिम बंगाल होते हुए आपके, पश्चिम बंगाल होते हुए दक्षिणी पूर्वी दिशा से प्रवेश करती है, और प्रवेश करते हुए हिमालय पर्वत से टकराने के बाद ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। इसकी पूर्वी शाखा जो उत्तर पूर्वी राज्यों में वर्षा करती है, पूर्वी शाखा उत्तरी पूर्वी राज्यों में बारिश करती है, ठीक है। और जो दूसरी शाखा है वो मेघालय पठार पे बारिश करती है। आया समझ में? नहीं आया? अभी देखो, अब ध्यान से देखना, अब आ जाएगा आपको समझ में। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा। अब देखो, बंगाली खाड़ी, बंगाल खाड़ी से निकलती है शाखा है यहाँ से, अब ऐसे तो है नहीं, यहाँ से जो है पवनी उठती है, पवनी उठ के एक तो टकराती है आपके म्यांमार के अराकानियोन पर्वत से, अराकानियोन पर्वत से यहाँ पे कुछ बारिश करती है, उसके बाद ये विस्थापित हो जाती है, ये टकरा के आपके इधर चले जाती है, एक तो सीधे सीधे जा रही है, तो ये जो है उत्तरी मैदान में प्रवेश करती है, उत्तरी मैदान में प्रवेश करती है एक शाखा। अब एक शाखा जो आपकी दूसरी शाखा है वो आपके यहाँ पे से निकलती है, और यहाँ से निकलने के बाद आपके, यहाँ से निकलने के बाद आपके जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में निकलती है, और यहाँ पे जो आपके बांग्लादेश को पार करने के बाद आपके मेघालय है, असम वाला जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे जो है बारिश कराती है। तो दो शाखाएं हो गई, एक तो उत्तरी मैदानी शाखा, दूसरी हो गई उत्तर पूर्वी जो है आपकी शाखा। इस क्षेत्र में आपके कौन से वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में मेघालय वाले क्षेत्र में आपके मासिन राम और चेरापूंजी स्थित है। तो विश्व की सर्वाधिक जो औसत वार्षिक वर्षा जो की हम बात करें, कहाँ कहाँ पे, मास मासिन राम और चेरापूंजी, चेरापूंजी और मासिन राम एक ऐसे स्थल हैं जहां विश्व की औसत वर्षा का सर्वाधिक वर्षा होती है। औसत वर्षा से सर्वाधिक वर्षा जो है हम बात करें तो यहाँ पर होती है। उत्तरी मैदानी वाली जो शाखा है वो उत्तर पश्चिमी भारत में, उत्तरी मैदान वाली शाखा है ये इधर की ओर से जाती है, क्योंकि उत्तरी पूर्वी मैदान, उत्तरी पश्चिमी मैदान में जो है आपके निम्न वायुदाब का क्षेत्र रहता है, तो हवा हमेशा, मैंने आपको बताया था कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। तो एक शाखा तो आपके इधर चले गई, दूसरी शाखा आपके इधर चले गई, ठीक है। तो ये शाखा बिहार पश्चिमी बिहार पंजाब हरियाणा अरब सागर की शाखाओं से मिल जाती है, उधर जाके बारिश करती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे शाखाओं का वर्णन। नॉर्मल सी चीजें थी, आपको थोड़ा बताना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल में समझाया कि किस तरह से कौन सी शाखा नक्शे के द्वारा मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब देखो हम बात करेंगे कि जून और जुलाई के क्षेत्र में, जून और जुलाई में, जून और जुलाई में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जून और आपके जुलाई में, जून और जुलाई में कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट पर, मैंने आपको बताया था ना कोरोमंडल तट कहाँ पर है, जब हम भौतिक विभाजन करते थे, पूर्वी जो भाग पढ़ रहे थे हम, पूर्वी मैदान पढ़ रहे थे, है ना, पूर्वी घाट के पूर्वी मैदान जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि कोरोमंडल तट कहाँ है। तो देखो जून और जुलाई में कोरोमंडल तट पर वर्षा नहीं होती है, वर्षा नहीं होती, ठीक है, बारिश नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि मानसून की जो पवने हैं ना, क्यों नहीं होती, क्योंकि मानसून की जो पवने हैं ना, मानसून पवने जो आपके बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी शाखा है ना के समानांतर, समानांतर गुजरती है,
ठीक है। देखो, कोरोमंडल तट कहाँ है? कोरोमंडल तट है आपके ये वाला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, ये है आपके कोरोमंडल तट। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब मैंने आपको बताया था कि जो मानसूनी हवाएं ये दक्षिण पश्चिमी होती है। ठीक है, मतलब दक्षिण और पश्चिमी दिशा से आती है। तो यहाँ पर बारिश यहाँ से सीधा टकराती है वेस्ट घाट से, इसको पार करके कुछ यहाँ से निकल जाती है ना, दर्रों में से, गैप में से निकल जाती है। तो यहाँ पे टकराती है, यहाँ से सीधा इधर बंगाल की खाड़ी में निकल जाती है। तो बंगाल की खाड़ी से भी ये शाखाएं जो आपके चलती इस तरह से, ये इस तरफ ही दिशा रहती है इनकी। तो ये क्या होती है कि यहाँ अराकान योमा से टकराई, अराकान योमा से टकराने के बाद ये तो इधर चले गई, और कुछ हवाएं आपकी यहाँ पे निकल गई, है ना। यहाँ पे क्यों चले गए, इस दिशा में क्यों चले गए? क्योंकि यहाँ पे होता है लो प्रेशर। ये तो जो लो प्रेशर होता है, तो लो प्रेशर इसको जो आकर्षित करता है। ठीक है, तो इस वाले क्षेत्र में कोई रुकावट अवरोधक कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती, इस वाले क्षेत्र में पर्टिकुलर हम बात करें, है ना। यहाँ पे तो बारिश हो जाती है, यहाँ पे तो बारिश हो जाती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियां, पर यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि यहाँ है जो समानांतर है, इसके जो वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है, अरब सागर की जो हवाएं हैं उसके वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। दूसरा, यहाँ पे जो कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि बारिश होने के लिए जो है हवाओं को रोकने के लिए पहाड़ वगैरह कुछ होना चाहिए, परंतु यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो होता है उसके बाद, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे होता है आपके बारिश नहीं होती। कौन से वाले? जून और जुलाई के दौरान। किससे नहीं होती? दक्षिणी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती, है ना। यहाँ होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। मतलब उत्तर पूर्वी मानसून से कैसे बारिश होती है, कि जब मानसून के लौटने का समय होता है ना, मानसून के लौटने का जब समय होता है, तो मानसून जब लौटता है, मतलब मानसून कब लौटेगा? मानसून होता है आपके अक्टूबर के समथिंग, आप अक्टूबर के महीने के अंदर स्टार्ट करता है लौटना। तो अक्टूबर में क्या होता है कि आपका जो सूर्य है, सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता नहीं है। तो सूर्य जो है उसका दक्षिणायन होता है, दक्षिणायन होता है मतलब सूर्य पहले यहाँ पे चमक रहा था आपके कर्क रेखा पे, अभी धीरे धीरे सूर्य जो है नीचे की ओर सरकने लगेगा, भूमध्य रेखा पे जाएगा, भूमध्य रेखा से फिर मकर रेखा पे जाएगा, और यहाँ स्टार्ट हो जाएगी शीत ऋतु। भारत में स्टार्ट हो जाएगी शीत ऋतु, है ना। अब जैसे जैसे जहां जहां सूर्य जाता है, जैसे जैसे सूर्य नीचे जाएगा, मान लो भूमध्य रेखा पे पहुंच गया, तो वहां बनेगा आपके लो प्रेशर, और शीत ऋतु यहाँ पे है तो यहाँ पे बनेगा हाई प्रेशर। तो जो पवने हैं अब उत्तर पूर्वी की ओर से चलने स्टार्ट करेगी, उत्तर पूर्वी पवने जो है चलना स्टार्ट करेगी, ऐसे पवने स्टार्ट करेगी। अब यहाँ पर तो कोई आर्द्रता का कोई सामान नहीं है, मतलब जल नहीं है, वाष्पीकरण हो नहीं सकता, तो ये हवाएं होती है शुष्क। तो शुष्क ऋतु होती है, शुष्क जो हवाएं होती है, तो यहाँ पे होती है शीत ऋतु। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होती है, यहाँ से भी पवने चलती है। अब यहाँ पर जो है आपके क्या है, समुद्र, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से ये पवने जो है उठाती है आपके क्या, जल, वाष्पीकरण के कारण, है ना, जल उठाती है, और यहाँ पर सीधा यहाँ पे टकराती है, इस वाले तट पे टकराती है। तो यहाँ पे जो बारिश होती है कोरोमंडल तट पे आपके, होती है बारिश किससे? उत्तर पूर्वी मानसून से। उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश होती है कहाँ पे? आपके तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के इस कोस्टल एरिया में। ठीक है, तो ये है आपके चीज। अब देखो, मानसून मानसून वर्षा की विशेषताओं की हम बात करें, तो विशेषताओं की हम बात करें तो विशेषताओं में हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। और क्या क्या चीजें देखेंगे वो हम एक एक चीज लिखते हैं। ठीक है, तो आपको उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून समझ में आ गया होगा, शाखाएं मैंने समझा दी है। तो इस तरह से जो है भारत में वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। क्यों होती है वो मैं आपको समझाया, क्योंकि सारी जो है बारिश का जो भी रहता है वो रहता है दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण। उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश कम क्यों होती है, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे है मैदान, यहाँ मैदान है, यहाँ पे जल नहीं है, तो जल नहीं है तो यहाँ पे जो है शुष्क रहती है हवाएं। ठीक है, आर्द्रता युक्त नहीं रहती है। अब देखो, इसकी जो विशेषताओं की बात करें तो मौसमी जो वर्षा है, मौसमी वर्षा, इसका जो काल है वो रहता है आपके जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है, ये है पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है कि भारत के मुख्य भाग में प्रवेश करने के बाद दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दिशाओं में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन क्यों होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो दिशा है, मानसून की दिशा। अब इसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसकी सबसे मेजर जो चीज है वो है कि ये दक्षिण पश्चिम से जो हवाएं चल रही है ना, इस कारण इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। लेकिन इसकी दिशा में भी
परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन कैसे हो जाता है? क्योंकि भारत में ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, ऊंचावच है, स्थितियां ऐसी है कि यहाँ पर जो है हवाएं टकरा कर मुड़ जाती हैं। क्यों, कैसे मुड़ जाती है? मैंने बताया यहाँ पे पश्चिमी घाट आ गया तो ये यहीं पे रुक जाती है। यहाँ पे गैप आते हैं तो अंदर चल जाती है, इधर से अंदर चल जाती है। लेकिन बंगाली खाड़ी वाली है ना, यहाँ से टकरा के अराकान योमा से टकराती है, जाना इधर था लेकिन यहाँ पे पर्वत आ गया अराकान योमा, तो टकरा के इधर की तरफ घूम जाती है, दिल्ली हिमाचल की साइड, है ना, उत्तर मैदान की साइड। तो आप ये देखिए कि इस तरह से जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दिशाओं में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। भारत में मानसून अचानक भीषण गर्जन और बिजली के कड़कने के साथ प्रारंभ होता है ना, तो इसे बोलते हैं मानसून का प्रस्फोट। मानसून का मानसून प्रस्फोट मतलब मानसून जो है आपके गर्जन, बिजली और एक साथ जो है भारी वर्षा होती है, वर्षा का जो है भारीपन होता है, भारी वर्षा होती है। ठीक है, इसे बोलते हैं मानसून का प्रस्फोट होना। ठीक है। अब क्या होता है कि बारिश हो रही है, मान लो बारिश आज स्टार्ट हो गई, आज बारिश स्टार्ट हो गई। आज बारिश स्टार्ट होने के बाद जो है आपके अ, आज बारिश हो गई, 3-4 दिन तक कंटिन्यू बारिश हुई, मान लो कंटिन्यू नहीं हुई मतलब बारिश हुई नॉर्मल। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि 7 से 8 दिन तक, 7 से 8 दिन तक सूखा पड़ जाता है, मतलब बारिश नहीं होती। बारिश नहीं होती मतलब बारिश स्टार्ट हो गई परंतु 6 से 7 दिन क्या होता है कि फिर बारिश नहीं होती, फिर वापस से बारिश होती है। तो ये जो गैप है ना 7 से 8 दिन वाला, इसको कहते हैं मानसून का विच्छेदन। मानसून विच्छेदन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? मानसून का विच्छेदन। उत्तर भारत में मानसून विच्छेद की स्थिति कब बनती है? उत्तर भारत में मानसून विच्छेद की स्थिति कब बनती है? कि जब वर्षा युक्त तूफान और आईटीसीजेड की बदलती स्थिति के कारण कम सक्रिय हो जाते हैं। मतलब आईटीसीजेड जो है आपके, मैंने बताया था, जो आईटीसीजेड मतलब निम्न दाब का क्षेत्र, इसकी जो स्थिति परिवर्तन होती रहती है, तो इस परिस्थिति स्थिति जो परिवर्तन होती है उसके कारण जो है आपके वर्षा युक्त जो तूफान है, वर्षा के जो तूफान है वो प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है। अब इसकी स्थिति बदलेगी तो वहाँ पे शाखाओं की जो आर्द्रता युक्त पवने हैं, चक्रवात है, उनकी स्थिति बदल जाती है। तो इस टाइम क्या है कि बीच में जो है गैप आ जाता है। क्या आ जाता है? बीच में गैप आ जाता है। ठीक है। तो ये है आपके मानसून की विशेषता। अब हम बात करते हैं मानसून के आगमन का टाइम। मानसून आता कब है? अब हम यहाँ पे देखते हैं ये चीज, मानसून के आगमन का टाइम। मानसून जो है आपके 2-3 डेट है, इनको याद रखना। 22 मई, 22 मई को कहाँ आता है? 22 मई को आपके है ना, कहाँ पे आ जाता है? अंडमान निकोबार में। कहाँ पे आता है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में मानसून 22 मई से स्टार्ट हो जाता है। दूसरी डेट याद रखो, 1 जून। 1 जून जो है आपके, 1 जून को कहाँ पे आ जाता है? मालाबार तट में। मालाबार तट। कोरोमंडल के विपरीत वाला तट कौन सा है? मारावाल। मालाबार तट है केरल में। 1 जून को आ जाता है वहां पे मानसून। ठीक है। 1 जून को मानसून आ जाता है। दूसरी तीसरी डेट याद रखो, 25 जून। तो ये 1 जून है ना मालाबार तट, ये तो जो पुराना डेटा है ना, पुराना डेटा, पुराना डाटा जो है आपके, इसके अनुसार जो है आपके केरल में पहुंचता है 25 जून को। और नया डेटा है जो 1 जून को। मतलब आपको पता है कि मानसून और जलवायु परिवर्तन होने के कारण मानसून के इसमें जो है पैटर्न में भी परिवर्तन हुआ है। तो पैटर्न में परिवर्तन हुआ है, तो 1 जून था पहले, अब उसके बाद अब पहले 25 जून था, अब 1 जून, मतलब मानसून थोड़ा पहले आ जाता है। तो यह है स्थिति। ठीक है। अब है मानसून के निर्वर्तन। मतलब निर्वर्तन मतलब मानसून के वापसी का काल। वापसी कब होती है मानसून की? वो होती है आपके सितंबर से स्टार्ट हो जाती है। 15 सितंबर से मानसून जो है आपके वापस जाने लग जाता है। 15 सितंबर से मानसून वापस जाने लग जाता है। 15 सितंबर से मानसून वापस जाने लग जाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपके मानसून के आगमन और मानसून के निर्वतन का काल। अब हम बात करें कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, सबसे कम कहाँ होती है, तो इस आधार पर जो है, वर्षा के आधार पर, औसत वर्षा के आधार पर भारत को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में? 4 क्षेत्र। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, कम वर्षा वाले क्षेत्र और अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र। ठीक है। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र की हम बात करें, यहाँ देखो, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है वहां पे जो बारिश का जो औसत बारिश होती
औसत वर्षा होती है जो वो होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक। यहाँ पे देखो, अभी नक्शे से समझेंगे। पहला है अधिक वर्षा। अधिक वर्षा, इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता है कि यहाँ पे 200 मीटर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं वो क्षेत्र हैं आपके पश्चिमी घाट, गोवा, केरल, है ना, आपके तटवर्ती क्षेत्र हो गए ना, कर्नाटक, कर्नाटक हो गया आपके, अंडमान हो गया, लक्षद्वीप हो गया। ये है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। इसी क्षेत्र में आगे हम बात करें, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में हम बात करें तो चेरापूंजी, मासिनराम, ये हैं आपके 200 वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। इन क्षेत्रों में क्या होता है कि सबसे पहले मानसून आता है और सबसे लास्ट में मानसून जाता है। अब देखो, ये देखो इधर, सबसे पहले और कैसे हो रहा है कि सबसे पहले मानसून यहाँ पे टकराता है। अब जब जाएगा सबसे लास्ट में तो यहीं से जाएगा, तो आता भी पहले और जाता भी बाद में। तो ये जो क्षेत्र है ना आपके, कौन कौन सा, पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र, ये आपके पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, आपके ये गोवा वाला तट हो गया, यहाँ पे गोवा है। ठीक है, यहाँ पे केरल हो गया, पश्चिमी घाट में गोवा, केरल, कर्नाटक सब आ गए। अंडमान निकोबार वाला जो क्षेत्र है ये वाला हो गया, लक्षद्वीप वाला क्षेत्र हो गया। तो ये क्या है कि कोस्टल एरिया, और यहाँ पर सब जो है सबसे पहले मानसून आता है, सबसे बाद में आता है। बंगाल की खाड़ी से ऊपर हम बात करें, उत्तर पूर्वी यहाँ पे क्षेत्र, तो विश्व का ही औसत सबसे ज्यादा यहाँ पे रहता है, मासिनराम और चेरापूंजी में, मेघालय के अंदर। तो ये यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। अब है मध्य वर्षा वाला। मध्य वर्षा वाले की हम बात करें तो मध्य वर्षा वाला जो है आपके 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ पे बारिश होती है उसको मध्य वर्षा वाला माना गया है। तो ये कहाँ कहाँ पर है? उप हिमालय, हिमालय के नीचे की साइड, मतलब आपके गंगा के मैदान हो गया, गंगा मैदान, बिहार, झारखंड, ठीक है, उड़ीसा, ये वाला जो क्षेत्र है आपके कौन सा, ये हिमालय, हिमालय के ये वाला जो रीजन है ना, ये है 100 से 200 मीटर वाला क्षेत्र। ये वाला जो क्षेत्र है पूरा कितना है, 100 से 200 सेंटीमीटर, मीटर नहीं, 200, 100 से 200 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र, यह है मध्य वर्षा वाला क्षेत्र। अब हम बात करें तीसरा, वो है आपके, अच्छा इसमें ना उत्तर यहाँ पे भी बारिश होती है, कहाँ पे, आपके असम वाला जो क्षेत्र है, असम और मणिपुर वाला क्षेत्र, यहाँ पे भी जो है आपके मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में ही ये आता है। मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में ये आपके आता है। ठीक है, असम और ये वाला क्षेत्र जो है आपके मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में ही आता है। अब है, अब है न्यून वर्षा वाला क्षेत्र। तीसरा कौन सा है? न्यून वर्षा। न्यून वर्षा कहाँ पे होती है? न्यून वर्षा होती है आपके जहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। वो कौन कौन से क्षेत्र है? वो है आपके जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख वाला क्षेत्र, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, और आपके राजस्थान में कौन सा वाला पार्ट? पूर्वी राजस्थान, यहाँ पे होती है 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, इसको हटा देते हैं। ये देखो, ये जो है आपका है ना डेजर्ट, यहाँ से गुजरती है 50, अरावली के समांतर 50 सेंटीमीटर जो है वर्षा की रेखा। तो इधर वाले क्षेत्र है ना, इसके इधर वाला पूर्वी क्षेत्र है, तो यहाँ पे तो होती है बारिश 50 से 100 सेंटीमीटर। ये लद्दाख कश्मीर है ना, यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में होती है 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। ये उत्तराखंड वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पे होती है 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अति अपर्याप्त वर्षा। अपर्याप्त वर्षा कहाँ पे होती है? अपर्याप्त वर्षा होती है आपके कौन से वाले क्षेत्र में? अपर्याप्त वर्षा कहाँ पे होती है आपके? अपर्याप्त वर्षा होती है आपके, चौथा कौन सा है? अपर्याप्त वर्षा। अपर्याप्त वर्षा, इसको कितने बांटा है कि 50 सेंटीमीटर से
50 सेंटीमीटर से कम। तो 50 सेंटीमीटर से कम वाले जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से आपके, वो है आपके लद्दाख, लद्दाख का कुछ भाग है ना, पश्चिमी राजस्थान, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र हो गया, है ना, कर्नाटक वाला क्षेत्र हो गया, कर्नाटक का जो पूर्वी भाग है, कर्नाटक, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है ना। तो अब इस कारण है ना, यहाँ पे वर्षा नहीं होती, तो यहाँ लद्दाख में तो आपके क्या है, लद्दाख में आपके शीत मरुस्थल, और पश्चिमी राजस्थान में क्या है, गर्म मरुस्थल, ठीक है, गर्म मरुस्थल और शीत मरुस्थल। अब देखो ये कौन सा क्षेत्र है, ये है आपके अपर्याप्त वर्षा वाला क्षेत्र की मैं बात होता हूँ, वो है आपके ये पश्चिमी राजस्थान, पंजाब का भी क्षेत्र आता है और थोड़ा गुजरात का भी आता है, महाराष्ट्र में ये वाला क्षेत्र आता है, कर्नाटक में ये वाला क्षेत्र आता है, और आपके यहाँ पे जो लद्दाख है, लद्दाख में जो है शीत मरुस्थल जो है आपका क्षेत्र आता है। यहाँ पे शुष्क और अर्ध शुष्क जो क्षेत्र हैं वो सम्मिलित होते हैं। तो इस तरह से जो है वर्षा का जो है वितरण अपन ने कर दिया है, वर्षा का वितरण जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, वर्षा का वितरण कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये जो हमारा जलवायु वाला क्षेत्र है, जलवायु वाला जो चैप्टर था हमारा, जलवायु और वर्षा, तो ये हो गया कंप्लीट। तो हमने कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक हमारे इस वाले जो सेशन में है, इंडियन ज्योग्राफी हमने कर लिया है सामान्य परिचय, सामान्य परिचय। दूसरा हमने कर लिया है क्या, हमने कर लिया है भौतिक विभाजन, जो कि अपने आप में बहुत लेंदी था। भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन ने हमने किया हिमालय, हिमालय, ठीक है, हिमालय के बाद हमने देखा उत्तरी मैदान, हमने देखे पठार, हमने देखे तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र व द्वीप समूह। उसके बाद हमने तीसरा देखा जलवायु, जलवायु के अंदर हमने क्या देखा, ITCZ। उसके बाद हमने देखा अल नीना ला नीना, ला नीना, अल नीना ला नीना देखा। उसके बाद हमने क्या देखा आपके जो है वर्षा, वर्षा में हमने क्या देखा, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो हमने ये सारी चीजें अभी तक पढ़ ली हैं। अब आगे हम जो है क्लास में देखेंगे, वो देखेंगे हम आगे वाली क्लासों में, क्या देखेंगे, हम देखेंगे खनिज, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और उद्योग, खनिज देखेंगे और उद्योग देखेंगे। उसके बाद अगर है ना हमको समय बचता है तो हम देखेंगे अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र के बाद हम देखेंगे परिवहन। बस हमको ये 4 चैप्टर और देखने, 4 चैप्टर देखने के बाद हमारा इंडियन ज्योग्राफी है वो कंप्लीट सी मानो, क्योंकि यहाँ से जो जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, है ना। ऐसे तो ऐसे पढ़ते जाओ बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जहाँ से हम देखेंगे वहां से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, इसलिए हम इन चैप्टर को पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, थोड़ा सपोर्ट करना चैनल को। और आपको मैं बताऊं कि अपन इस पर इंडियन ज्योग्राफी के बाद हम दूसरी जो सब्जेक्ट है आप जो बताएंगे वो हम शुरू करने जा रहे हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाना अपना, लाइक करना वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर करना, और मैं आपको और भी अच्छी तरीके से और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा हर बार हर समय। दूसरी चीज़ क्या है कि मैं आपके लिए जो है राजस्थान करंट अफेयर लेके आ रखा हूँ, 6 क्लासें मैंने उसमें करवा दी है, 6 क्लास में काफ़ी, मतलब 6 महीने का करंट अफेयर है वो, 6 माह का। उसके बाद अब जो है सुजस वो भी करवाने वाला हूँ। तीसरी चीज़ क्या है कि जो आर्थिक समीक्षा है ना, ये इंपॉर्टेंट, आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा आपको मैं करा दूंगा इतना इजी वे में कि आपने कहीं और पढ़ी नहीं होगी, ठीक है। तो मेरे जो नोट्स है ना उसमें से आपको कराऊंगा कि आपको मतलब आर्थिक समीक्षा कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्थिक समीक्षा की जो किताब होती है वो होती है 250 पेज की, मार्केट में भी जाओगे तो आपको 100 पेज की किताब फिर भी मिलेगी, ठीक है। 250 पेज तो आपकी आर्थिक समीक्षा की जो राजस्थान गवर्नमेंट निकालती है, उसके बाद जो PDF जो होती है वो 250 पेज की PDF होती है। उसके बाद जो मार्केट में जो किताब निकलती है करंट अफेयर के नाम पे वो निकलती है 100 पेज की, और मैं आपको जो करंट अफेयर कराऊंगा वो कराऊंगा 15 से 20 पेज के अंदर जो आर्थिक समीक्षा है। उसमें आपकी योजनाएं भी आ जाएगी, फैक्ट्स भी आ जाएंगे, और याद भी हो जाएगा सबसे बड़ी बात तो ठीक है। तो फिर ये वाली चीज़ें चैनल पे जुड़े रहना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों से भी करवाना, लाइक करना वीडियो को, ठीक है, कमेंट करना अगर कुछ और पूछना है, कुछ और सजेशन देना है, या कुछ
पढ़ाने का तरीका को चेंज करना है तो उसके आधार पर। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय श्री राम।